हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सेंजेस। सो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है। अब क्या होगा, अब हमारे प्रोसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट विच वन इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। ये तो हमें पहले पता चल चुका था कि जेनेटिक मटेरियल की तरह न्यूक्लिक एसिड ही काम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि विच वन इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए में से कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें हमें आंसर क्या मिला? डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो इन लास्ट वीडियो या इनफैक्ट उससे पहले के सभी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लें, तो आगे के प्रोसेसेस जो हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या दिया था? डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को प्रूव किया था। डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को प्रूव किया था, बट डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म किसने दिया था? वो उसका आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक। वही साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उन्होंने ही डीएनए के मैकेनिज्म को समझाया था। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात, व्हाट इज रेप्लिकेशन? अभी देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है इस एक्सपेरिमेंट में। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन यानी हम पढ़ रहे हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनाना, डीएनए का रेप्लिका बनाना। बट डीएनए का रेप्लिका बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? डीएनए की रेप्लिका बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब हमने सेल डिवीजन पढ़ रखा है चैप्टर, वहाँ हमने देखा सेल डिवाइड होते हैं तो क्या होता है? सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए भी डिवाइड करेगा। क्यों? जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, यानी एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, तो उनमें सब कुछ इक्वली डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो इस वजह से हमें डीएनए को भी डिवाइड करना होगा ताकि इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर सके। तो ये था व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। देन डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल किस स्टेज में होता है। ये सब हमने पढ़ रखा है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे ये तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। देन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? जहाँ डीएनए प्रेजेंट होगा, यानी न्यूक्लियस में होगा। देन लास्ट इज हाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। हमें आंसर पता चल चुका है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। अब हमें समझना है डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। मैकेनिज्म अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले क्योंकि आज हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। मैकेनिज्म अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कुछ इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है। डीएनए स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है। ये दोनों स्ट्रैंड सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं? दोनों सेपरेट होते हैं। ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। डीएनए स्ट्रैंड लिया, उसके अंदर हमने नाइट्रोजनस बेसिस भी मेंशन किए ताकि आगे हम देख सकें रेप्लिका में होता क्या है। डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे? दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे? इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा वो सब मैकेनिज्म में हम लोग समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये दोनों ब्लैक वाले लाइंस क्या दिखा रहे हैं हमारे? ये जो पुराने डीएनए थे, इसको भी इरेज कर देता हूँ। ये क्या है? पुराने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अब क्या हुए? सेपरेट हुए। अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं? टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, यानी इनको बेस मान के एक नए डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम बेस मान के किसी दूसरी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आप अपनी कॉपी पे एक सर्कल ड्रॉ करो, तो आप एक ईजी काम कर सकते हैं। क्या? अपने बॉटल के कैप को लेके अपने कॉपी पे रखिए और उस कॉपी पे क्या करें? बॉटल के कैप के बेस को मान के सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे बॉटल का कैप किस तरह काम कर रहा है? बॉटल का कैप एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, एक बेस की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ हमने क्या किया? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अब क्या करेंगे? टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, एक बेस की तरह काम करेंगे। यानी अब ये दोनों बेस की तरह काम करेंगे, इनके सामने इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। इनके सामने इनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। पहले वाला स्ट्रैंड तो था ही, अब कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा? ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके सामने सिंथेसिस हुई। सेकंड स्ट्रैंड के सामने ही कुछ इसी तरह नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। बट ये हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी को हमें फॉलो करते हुए चलना है, यानी जो जिसके साथ पेयरिंग करता है सामने वही आएगा। अब ये जो नया स्ट्रैंड बना, इसमें ध्यान देने की बात क्या है? ये जो नया स्ट्रैंड हमारे सामने बना, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि न्यू डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल डीएनए का था, न्यू डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए का था। ये स्ट्रैंड क्या है?
पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, बट जो सेकंड स्ट्रैंड जिसकी सिंथेसिस हुई है ये न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड है। सेकंड स्ट्रैंड जिसकी सिंथेसिस बाद में हुई है यानी रेप्लिकेशन के दौरान हुई है, ये क्या है? न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड। न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड यानी कि एक तो डॉटर स्ट्रैंड यानी जो नया सिंथेसिस हुआ है, एक क्या है? पेरेंटल स्ट्रैंड जिससे हम बोलेंगे मदर स्ट्रैंड। फिर प्रोसेस को हमने किस 3 पार्ट्स में बांटा? फर्स्ट पार्ट इज 2 स्ट्रैंड्स विल सेपरेट, सेकंड इज बोथ द स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। थर्ड इज न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज फॉर्म, न्यू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ फॉर्म होगा। अब जो न्यू डीएनए फॉर्म हुआ इनमें क्या क्या है? 1 parental strand, 1 parental strand and 1 daughter strand, 1 daughter strand। इस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है, इसे हम बोलते हैं, इट इज़ फेमसली नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसे? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोले? कंजर्वेटिव यानी किसी चीज़ को बचा के रखना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड को बचा के रख लें, बट जो नया डीएनए बना है उसके दोनों ही स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं है, उसमें क्या है? एक स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है यानी सेमी कंजर्वेटिव। हम आधा बचा के रख रहे हैं, हम लोग पूरे तरीके से नहीं बच रहा है। एक स्ट्रैंड दूसरे डीएनए में जा रहा है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड डीएनए में जा रहा है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको कंजर्व किया जा रहा है बट हाफ कंजर्व किया जा रहा है। एक कहाँ से आया? पेरेंटल स्ट्रैंड, सेकेंड वन इज न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था? तो उन्होंने ही दिया था जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। फिर मेसेल्सन एंड स्टाल्स ने क्या किया? 2 एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है। मेसेल्सन एंड स्टाल्स हमारा मेन एक्सपेरिमेंट होगा। एक और एक्सपेरिमेंट है टेलर साइंटिस्ट का नाम है टेलर, उनका एक्सपेरिमेंट। तो रेप्लिकेशन को हमने 2 पार्ट में बांटा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। साइंटिस्ट का नाम क्या है? मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल्स। किस ईयर में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया 1958 में। किस ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कराया? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबल हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं। दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर। तो हर लाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? फर्स्ट इज किस ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कराया? ऑर्गेनिज्म का नाम था एस्केरिचिया कोलाई, दैट इज अ बैक्टीरिया। एक प्रोकैरियोट पे इन्होंने क्या किया? डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मेथड को। सेकंड, इन्होंने किस मीडियम को यूज़ किया, यानी कि किस मीडियम में एस्केरिचिया कोलाई को ग्रो किया। अब एस्केरिचिया कोलाई को ग्रो करना है तो उसे कोई मीडियम की ज़रूरत है जहाँ से वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करेगा। तो वो मीडियम था अमोनियम क्लोराइड। मीडियम क्या था? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बट ध्यान क्या रखना हमें, यहाँ पे जो N है, नाइट्रोजन है, वो हैवी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है, N15 है। याद रखना ये हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इसको उससे हमें हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर यूज़ किया था। बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो रेडियो आइसोटोप नहीं, यानी इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। फिर ये तो था हमारा मीडियम अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब एस्केरिचिया कोलाई अमोनियम क्लोराइड मीडियम में ग्रो करेगा, यानी कि अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेगा। अब इसका जो डीएनए होगा, एस्केरिचिया कोलाई का डीएनए या जो भी अदर बायोमोलिक्यूल, नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, उनमें कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा? उनमें प्रेजेंट होगा हैवी आइसोटोप, यानी कि N15 वाला आइसोटोप उस डीएनए में प्रेजेंट होगा। क्यों? डीएनए में हमें पता है प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस, N2 बेसिस। अब डीएनए की सिंथेसिस के लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना मीडियम की। मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट है? हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, N15 प्रेजेंट है, नॉट N14। तो जो इसका डीएनए होगा उसमें क्या इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा? उस डीएनए में इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा N15, यानी इसका डीएनए अब कैसा हो जाएगा? हैवी डीएनए हो जाएगा। नॉर्मल डीएनए अगर उसमें N14 वाला नाइट्रोजन होता तब हम बोलते वो नॉर्मल डीएनए है, बट यहाँ पे N15 है, तो ऐसे डीएनए को हम बोलेंगे हैवी डीएनए। तो एस्केरिचिया कोलाई एब्जॉर्ब्ड N15 फ्रॉम द मीडियम एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स डीएनए। इसके डीएनए में क्या हो गया?
N15 इनकॉर्पोरेटेड हो गया, ना ही सिर्फ डीएनए में और भी जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ पे हर जगह नाइट्रोजन कौन सा होगा, N15 वाला ही होगा। फिर कई जनरेशन तक इसको ग्रो किया उसी मीडियम में, कई जनरेशन तक ग्रो किया सेम मीडियम में, N15 वाले मीडियम में। इसका मतलब अब कई जनरेशन तक उसी मीडियम में ग्रो होने के बाद एस्केरिचिया कोलाई के दोनों ही स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा, दोनों ही स्ट्रैंड में N15 इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, यानी एस्केरिचिया कोलाई का डीएनए कैसा हो गया, हैवी डीएनए हो गया। कुछ देर बाद इन्होंने क्या किया, कई सारी जनरेशन तक N15 में ग्रो कराने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया N14 में, इसको ट्रांसफ़र कर दिया N14 में। तो क्या होगा, अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, N14 से लेगा। यानी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा उसके स्ट्रैंड्स कैसे बनेंगे, उसके स्ट्रैंड्स बनेंगे N14 और एक पेरेंटल डीएनए होगा जिसमें होगा N15। यानी कि हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, अगर ये N15 मीडियम में बहुत टाइम तक ग्रो किया गया, N15 फिर इसको हमने इस पोजीशन पे क्या कर दिया, N14 में ट्रांसफ़र कर दिया। तो पुराने डीएनए जो थे यानी पेरेंटल डीएनए, इनमें अभी भी क्या प्रेजेंट है, N15 प्रेजेंट है, N15 प्रेजेंट है। बट जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होंगे वो अपना न्यूट्रिशनल मीडियम कहाँ से लिए, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा करेंगे, N14 से, क्योंकि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है N14 अमोनियम क्लोराइड। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होंगे इनके स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, N14। तो इससे इसी तरह से इन्होंने क्या प्रूफ किया कि डीएनए का मैकेनिज्म क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, यानी एक तो पेरेंटल से आ रहा है, एक क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। पेरेंटल से क्यों आ रहा है, कैसे पता किया, N15 वाला उसमें प्रेजेंट था। न्यूली सिंथेसाइज्ड वाले को कैसे पता किया, N14 वाले से पता किया। बट हमें पता है कि हम इसको ट्रेस तो नहीं कर सकते N15 और N14 को, हैवी आइसोटोप है बट रेडियो एक्टिव तो नहीं है, तो इसे हम ट्रेस तो नहीं कर सकते। तो कैसे पता किया, तो याद रखना है, हैवी एंड नॉर्मल डीएनए कैन ओनली बी डिस्टिंग्विश्ड बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसमें हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हैवी डीएनए और लाइट डीएनए, ये दोनों आपस में कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं, लाइट डीएनए यानी दोनों स्ट्रैंड में N14, हैवी डीएनए यानी दोनों स्ट्रैंड में N15। हैवी डीएनए और लाइट स्ट्रैंड को हम कैसे, लाइट डीएनए को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी होने लगता है कि मीडियम क्या यूज़ किया था, अमोनियम क्लोराइड। डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या मीडियम यूज़ किया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो उसमें जब रिजल्ट इन्होंने देखा, ये क्या बनाया, एक टेस्ट ट्यूब ड्रॉ किया है, आगे एनसीईआरटी में भी आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, कुछ टेस्ट ट्यूब ड्रॉ किया है। अब इस टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद डीएनए स्ट्रैंड अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सेडिमेंट होने लगेंगे, यानी हैवी डीएनए नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, लाइट डीएनए बीच की तरफ प्रेजेंट होगा। एक और टर्म आता है अब क्या, हाइब्रिड डीएनए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिखा हाइब्रिड डीएनए। हैवी डीएनए हम कब बोलेंगे, हैवी डीएनए हम तब बोलेंगे जब दोनों ही स्ट्रैंड में N15 हो। लाइट डीएनए हम कब बोलेंगे, लाइट डीएनए हम बोलेंगे जब दोनों ही स्ट्रैंड में क्या हो, N14 हो। अब टर्म आया हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए हम बोलेंगे जब एक स्ट्रैंड हमारा हो N15, एक स्ट्रैंड हमारा हो N14, इसे हम बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए, यानी मिक्सचर। जैसा कि यहाँ बना, एक डीएनए हमारा क्या था N15, एक कैसा है N14। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ सेडिमेंट करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो लाइट होगा वो ऊपर की तरफ सेडिमेंट करेगा। हाइब्रिड वाला बीच में हमें कहीं देखने को मिलेगा, हैवी एंड लाइट डीएनए। तो इस तरह का इनका कुछ एक्सपेरिमेंट था। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि डीएनए जो न्यूली फॉर्म डीएनए है उसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल से आया क्योंकि पेरेंटल में N15 प्रेजेंट था, और जो नया डीएनए के, जिस नए डीएनए के नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई है उसमें क्या है, N14 है। क्यों, क्योंकि अब जो नया मीडियम था वो अमोनियम क्लोराइड N14 वाला अमोनियम क्लोराइड था। तो ये था इनके एक्सपेरिमेंट का बेसिक। अब हम आगे कुछ रिजल्ट्स देखेंगे इनके एक्सपेरिमेंट के, जो एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू शो किया गया है, और कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। अब आगे जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी के डायग्राम ने शो क्या किया है, सबसे पहले एस्केरिचिया कोलाई को हर 20 मिनट पे उसने क्या किया, डिवाइड कराया है। अब पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया कि एस्केरिचिया कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स, और न्यू एनसीईआरटी में दिया गया एस्केरिचिया कोलाई डिवाइड्स इन 18 मिनट, यानी हर 18 मिनट पे क्या होगा, एस्केरिचिया कोलाई डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, देन 30 to 64। इस तरह हर 18 या 20 मिनट्स पे एस्केरिचिया कोलाई क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अपने सेल्स को डिवाइड करेगा। सेल्स डिवाइड करेंगे तो उसका डीएनए भी डिवाइड करेगा। तो इस जो डायग्राम में एनसीईआरटी ने शो किया है मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट में,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएनए को शो किया गया है। सबसे पहले कौन सा डीएनए लिया, वो डीएनए जिसको N15 मीडियम में कई सारे जनरेशन तक ग्रो कराया, तो उसके डीएनए कैसे हो गए थे, हैवी डीएनए हो गए थे, यानी बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ दैट डीएनए आर N15 टाइप्स। देन 20 मिनट्स बाद ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या होगा, नए डीएनए की सिंथेसिस होगी। नए डीएनए की सिंथेसिस कुछ इस तरह होगी, सबसे पहले बोथ द स्ट्रैंड्स विल सेपरेट, देन बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज टेम्पलेट, यानी अब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। देन अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विल फॉर्म ऑन बोथ द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, यानी इन टेम्पलेट्स के सामने क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। बट अब मीडियम कैसा है, अब जो मीडियम है उसमें कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड। अब जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कैसा है, लाइट आइसोटोप वाला, यानी N14 वाला प्रेजेंट है। तो न्यूली फॉर्म जो डीएनए स्ट्रैंड होगा उसके में भी कौन सा नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड होगा, उसमें होगा N14, यानी न्यूली फॉर्म जो डीएनए होगा उसमें क्या होगा, N14। इसलिए मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ब्लैक वन इज शोइंग डीएनए हैविंग N15, ब्लैक वन N15 एंड द रेड वन इज N14। तो ये हुआ हमारा जो न्यूली फॉर्म डीएनए था। फिर अगेन आफ्टर 20 मिनट द सेल्स विल डिवाइड, इट्स डीएनए विल डिवाइड। अब क्या होगा, अब ये चारों के चारों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। 2 डीएनए हैं, वी हैव 2 डीएनए एंड हैव 4 स्ट्रैंड्स ऑफ 2 डीएनए, यानी दोनों स्ट्रैंड्स के 2-2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों डीएनए के 2-2 स्ट्रैंड्स हैं। टोटल हमारे सामने कितने स्ट्रैंड्स रहेंगे, 4 स्ट्रैंड्स रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह हुआ, चारों के चारों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब ऑल द 4 स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, तो इनके सामने क्या हो गई, न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होगी। बट मीडियम अभी भी कैसा है, N14 वाला मीडियम है, तो अभी भी कैसे स्ट्रैंड्स होंगे, लाइट आइसोटोप वाले नाइट्रोजन प्रेजेंट होने वाले स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में कुछ इस तरह हुआ, यानी अगेन आफ्टर 20 मिनट्स वी विल हैव 4 डीएनए। बट अब जो डीएनए उनमें क्या रेशियो, यहाँ पे तो 1:2, यहाँ पे दोनों के दोनों हाइब्रिड थे। बट यहाँ हम क्या देख सकते हैं, 2 हमें हाइब्रिड वाले मिले, यानी ये कैसा है, N14 N15 एंड दीज 2 आर N14 N14। इन दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं, N14। इसमें एक स्ट्रैंड N14, एक N15 वाला है, यहाँ पे भी एक N14, एक N15 वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 हमें लाइट डीएनए मिले, ये दोनों लाइट डीएनए हैं, और 2 हमें हाइब्रिड डीएनए देखने को मिले। तो इनमें कुछ सेडिमेंटेशन, अब एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है, टेस्ट ट्यूब्स को हॉरिजॉन्टली बनाया है, बट वो डायग्राम गलत नहीं है, क्योंकि उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हॉरिजॉन्टली ही दिखाया है। बट मैंने वो यूजुअल केस किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो डीएनए भी किस बेसिस पे सेडिमेंट होंगे, अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, अपने डेंसिटी के हिसाब से सेडिमेंट होंगे। तो यहाँ पे हैवी डीएनए था, तो ये नीचे की तरफ सेडिमेंट हुआ। यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिड थे, बीच में कहीं से सेडिमेंट हुआ। यहाँ पे 2 लाइट मिले जो कि ऊपर की तरफ सेडिमेंट होंगे, और 2 हाइब्रिड मिले जो नीचे बीच की तरफ सेडिमेंट होंगे। तो यही था एनसीईआरटी का डायग्राम। यहाँ से हमें प्रूफ क्या हुआ, यहाँ से हमें प्रूफ किया जो डीएनए के मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन करने का, वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि हर बार जब भी कोई एक नया डीएनए फॉर्म हो रहा है, उसमें एक स्ट्रैंड कहाँ से आ रहा है, एक स्ट्रैंड पेरेंट से आ रहा है, नेक्स्ट स्ट्रैंड जो सिंथेसिस हो रही है वो सिंथेसिस के लिए मीडियम क्या यूज़ कर रहा है, जो अभी जो नया मीडियम हमारे सामने प्रेजेंट है। फिर ये जो डिवाइड हुआ, एक स्ट्रैंड पेरेंट से आया, एक जो न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड थी, यानी जिसे हम डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, यानी हम कंजर्व कर रहे हैं, बट सेमी कंजर्व कर रहे हैं, एक ही स्ट्रैंड पेरेंट का कंजर्व कर रहे हैं, बोथ द स्ट्रैंड्स नहीं आ रहे हैं पेरेंट से। ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। अब इस बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं कि कुछ जनरेशन बाद हमें डीएनए किस प्रोपोर्शन में मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हाइब्रिड मिले, यहाँ पे 2 हाइब्रिड 2 लाइट डीएनए मिले। सिमिलरली एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया आफ्टर 80 मिनट्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, यानी 1 जनरेशन 2 जनरेशन 40 मिनट्स हुए, अगेन 40 मिनट बाद, अगेन 40 मिनट बाद 80 मिनट हो जाएगा, यानी 4 जनरेशन के बाद कितने हमें स्ट्रैंड्स मिलेंगे। तो 4 जनरेशन के बाद सबसे पहले हमें देखना होगा कितने डीएनए होंगे। पहले जनरेशन के बाद 2 हुए, दूसरे के बाद 4 से बनेंगे 8 से बनेंगे 16, यानी आफ्टर 4 जनरेशन वी विल हैव 16 डीएनए स्ट्रैंड्स। आफ्टर 4 जनरेशन वी विल हैव 16 डीएनए। हमारे पास डीएनए कितने होंगे, 16 डीएनए होंगे, यानी फिर इसको हमने 20 मिनट तक ग्रो कराया, 4 से बन जाएंगे 16, 4 से बन जाएंगे 8, फिर उनके 20 मिनट बाद 8 से बन जाएंगे 16। तो मैं नेक्स्ट जनरेशन एक बार शो कर देता हूँ कैसे है यहाँ पे। अब ये सभी के सभी क्या करेंगे, ये सभी के सभी स्ट्रैंड्स क्या होंगे,
सेपरेट होंगे, यानी यहाँ पे 4 डीएनए है हमारे सामने, तो ये कुछ इस तरह सेपरेट होंगे, दोनों ब्लैक वाले सेपरेट हुए, इसके सामने प्रेजेंट रेड वाला सेपरेट हुआ, इसके सामने प्रेजेंट रेड वाला सेपरेट हुआ, फिर ये दोनों रेड वाले सेपरेट हुए। इस तरह से कुछ हमें क्या मिलेंगे, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8। अब जो नया स्टैंड बना हमारे सामने, अभी भी मीडियम क्या है, N14 मीडियम ही है। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें क्या रेशियो देखने को मिला, अब हमें रेशियो देखने को मिला 2 हाइब्रिड एंड 6 लाइट। अब हमें रेशियो देखने को मिला 2 हाइब्रिड एंड 6 लाइट, ये दोनों हाइब्रिड हैं, बाकी 6 कैसे हैं, लाइट। अब ये 8 डीएनए फिर से सेपरेट होंगे, टेम्पलेट इनका अलग अलग होगा, न्यूली फॉर्म डीएनए सिंथेसिस होगी, यानी अब ये 8 से कितने बना लेंगे, 16। बट 16 यहाँ पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट की आइडिया लगा सकते हैं। हर बार हम देख रहे हैं हाइब्रिड का नंबर क्या हो रहा है, हर बार देख रहे हैं हाइब्रिड का नंबर सेम रह रहा है। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में भी गया, तब भी 2 है। वापस से इमेजिन करिए, जब ये स्टैंड सिंथेसिस होगी, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी ये ब्लैक वाला अलग हुआ, ये ब्लैक वाला अलग हुआ। इनके सामने जो डीएनए बनेगा वो हाइब्रिड वाला होगा, हाइब्रिड वाला होगा। उसके अलावा जितने भी होंगे सब के सब कैसे होंगे, सब लाइट डीएनए होंगे, यानी आफ्टर 4 जनरेशन या आफ्टर 80 मिनट्स वी विल हैव 16 डीएनए। उन 16 में हाइब्रिड कितने होंगे, उन 16 में होंगे 2 हाइब्रिड एंड 14 लाइट डीएनए। तो एनसीईआरटी ने क्या पूछा, क्या प्रोपोर्शन में मिलेंगे हमें, तो हम इसको कुछ इस तरह कर सकते हैं, हाइब्रिड डीएनए में मिलेंगे 2/16, लाइट डीएनए मिलेंगे हमें 14/16। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट ये तो सिर्फ था 80 मिनट तक का। अगर क्वेश्चन और ज़्यादा टफ आए, टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा दिया जाए, तो क्या हम हर बार ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे, नहीं, हम हर बार ऐसे ड्रॉ करके नहीं देखेंगे। सिंपल सा हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए 120 मिनट्स, 120 मिनट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने जनरेशन, 20 मिनट में एक जनरेशन डिवाइड कर रहा है, 120 मिनट्स यानी 6 जनरेशन। अब 6 जनरेशन बाद हमें कितने डीएनए मिलेंगे, आफ्टर 6 जनरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 raised to power 6, 2 raised to power 6 हमें मिलेंगे 64 डीएनए। आफ्टर 6 जनरेशन वी विल हैव 64 डीएनए। अब इन 64 में क्या होगा, वापस से 2 हाइब्रिड होंगे एंड 62 कैसे होंगे, लाइट डीएनए होंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। हम ड्रॉ करके पॉसिबल नहीं है कि हम 64 डीएनए चेक करें, या हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और भी टफ पूछा जा सकता है कि आफ्टर 10 जनरेशन कितना होगा। तो कैसे होगा, 2 raised to power 10, 2 raised to power 10 यानी 1024 डीएनए मिलेंगे हमें 10 जनरेशन के बाद। इसमें से भी क्या होगा, 2 हाइब्रिड होंगे, रेस्ट 1022 क्या होंगे, लाइट डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। बट ये चीज़ हमें रट के नहीं जानना है कि हर बार 2 ही हाइब्रिड होंगे, क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है, बट उतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने सिखा दिया, एक फॉर्मूला भी बता दिया कि जनरेशन हम पता कर लें, फिर उससे हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितने डीएनए मिलेंगे, वहाँ से हम हाइब्रिड और लाइट डीएनए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा मेसेल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट। इससे ज़्यादा इसमें एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने किस पे कराया था, मेसेल्सन एंड स्टार्स ने बैक्टीरिया पे कराया था, एस्केरिचिया कोलाई पे कराया था। एक और एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, काफ़ी लोगों का इस पे ध्यान नहीं जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड एक्सपेरिमेंट किस पे, टेलर एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट का नाम तो टेलर है। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट करा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है वीसिया फावा पे, यानी फाबा बीन्स पे। इन्होंने यूज़ क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि क्या यूज़ हुआ था, यहाँ पे यूज़ हुआ था अमोनियम क्लोराइड यानी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव थायमिडीन, थायमिडीन एक नाइट्रोजनस बेस है, उसका कैसा आइसोटोप लिया, रेडियो एक्टिव थायमिडीन लिया, यानी ये जो डीएनए है इसमें थायमिडीन कैसा है, रेडियो एक्टिव है। एनसीईआरटी ने डायग्राम नहीं दिया है, एग्जाम में डायग्राम से क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बट चीज़ें समझने के लिए, याद रखने के लिए हम अगर डायग्राम से समझे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव थायमिडीन है, यानी इसको ट्रेस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जनरेशन में जब ये डिवाइड करेंगे तो दोनों स्टैंड्स अलग होंगे। ये कैसे है, थायमिडीन रेडियो एक्टिव, ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। बट जो न्यूली फॉर्म डीएनए होगा वहाँ पे थायमिडीन, नॉर्मल थायमिडीन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें रेडियो एक्टिव नहीं यूज़ किया गया। तो जैसा हमने मेसेल्सन एंड स्टार्स में देखा, न्यूली फॉर्म डीएनए क्या हुआ, अलग है पेरेंटल डीएनए से। फिर ये जब डिवाइड करेंगे यानी वापस से क्या होगा, 4 बनेगा। ये कैसे है, रेडियो एक्टिव,
बाकी दोनों कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। इनके सामने नया सिंथेसिस थायमिडीन, इसके सामने नया थायमिडीन, इसके सामने नया थायमिडीन, इसके सामने नया थायमिडीन। तो इस तरह से देख सकते हैं अभी भी वही क्या है, हाइब्रिड हमें 2 मिल रहे हैं, 2 हमें कैसे मिल रहा है, नॉर्मल टाइप का मिल रहा है। तो ये क्या है, टेलर एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यस ये पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया गया था, मीडियम क्या था, यानी कि रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज़ किया गया था। मैसेसन स्टाइल में हमें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड याद रखना है, फिर ये रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। सो इसके साथ क्या होता है, हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो थैंक यू सो मच।